हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करेंगे लेंस पे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ए डाइवर्जिंग लेंस of refractive index 1.5 and focal length 15 centimeter in air and focal length 15 centimeter in air। क्लियर? एंड क्या है? It is immersed into a liquid. What will be the focal length? Question है, what will be the focal length of this lens if immersed into a liquid, of refractive index 1.7। क्लियर? हमने क्या बताना है? फोकल लेंथ बतानी है। कब? अगर इस लेंस को एक लिक्विड में इमर्स करा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.7 है। बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, हम स्टार्टिंग करेंगे लेंस इन एयर। बात करेंगे किसकी? लेंस इन एयर। तो लेंस इन एयर क्या आएगा? फोकल लेंथ इन एयर किसके बराबर आएगी? μ2 बाई μ1, और μ1 की जगह क्या है? एयर, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। मान लीजिए ये है आपकी इक्वेशन 1। और दूसरा ले लेते हैं लेंस इन लिक्विड। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ इन लिक्विड आ जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा? μ2 बाई μ1। μ1 मीडियम का होता है, और मीडियम की जगह क्या है? लिक्विड है। -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बेटा, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आएगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखना, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो FL पलट के ऊपर चला जाएगा। FL अपॉन FA, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन डिवाइड कर दिया। बेटा, 1/r1 -1/r2 1/r1 -1/r2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? देखना, मैं एलसीएम ले लूँ इस पोर्शन का तो क्या आया? μ2 माइनस μa अपॉन μa। और इसके डिवाइड में ये है तो पलट जाएगा। μl तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे क्या रह जाएगा? μ2 माइनस μl। ये इक्वेशन नंबर आएगी 3। क्लियर? ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये आप ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और अब बस जो जो वैल्यू गिवन है वो हम रख देंगे। तो देखना क्या गिवन है आपको। सबसे पहले गिवन है μ2। μ2 कितना है? 1.5 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या गिवन है? FA फोकल लेंथ इन एयर, और कितनी है? -15 सेंटीमीटर। -15 क्यों है? क्योंकि लेंस कैसा बताया गया है? डाइवर्जिंग लेंस बताया गया है। ठीक है। और फिर μA
हमें पता ही है 1 होता है, और म्यू एल हमें दिया है, कितना होता है, दिया है 1.7। ये चीज़ें हमें उसने गिवन है। और अब देखिए इन वैल्यूज़ को आप कहाँ पुटअप कर लो, इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर लो। एफ एल हमने कैलकुलेट करना है, एफ ए कितना है, -15 है, दैट इज़ इक्वल टू म्यू टू 1.5 -1 अपॉन 1 इंटू क्या आ गया 1.7 अपॉन 1.5 माइनस 1.7। तो देखना क्या आएगा, एफ एल किसके बराबर आ गया, -15 मल्टीप्लाई में गया, इधर कितना आया 1.5 माइनस 1 0.5, यहाँ पे कितना आया 1.7 अपॉन -0.2, और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 63.72। ये कितना आता है, दैट इज प्लस 63.72, दैट इज इन सेंटीमीटर। और इसलिए क्या बता देंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, और इसलिए क्या बताओगे, देयरफॉर लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस। और लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। दिया हुआ कौन सा था, डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ तो ये आ गई, लेकिन जो प्लस आया ना बेटा, ये प्लस हमें बताता है कि लेंस किसकी तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग की तरह। और वैसे देखो हमें यहाँ भी पता था कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मीडियम का ज़्यादा है। तो इसका मतलब लेंस जैसा है उससे अपोजिट बिहेव करेगा। डाइवर्जिंग था तो ऑटोमेटिक किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो इक्वेशन नंबर 3 है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 ध्यान रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचेंगे कि दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके, और तब आपकी क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 3 आई थी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यस, समझिए। वो कहता है आपके पास 3 लेंस हैं, मान लीजिए आपके पास क्या हैं, 3 लेंस हैं। पहला लेंस कॉन्वेक्स, ठीक है, दूसरा लेंस प्लेनो कॉनकेव, क्लियर, और तीसरा लेंस वापिस से क्या है आपका, कॉन्वेक्स है। और तीनों के तीनों लेंस कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल का मतलब क्या है, तीनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। क्लियर। अब वो कहता है इसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर। क्लियर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। और मान लो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है यहाँ पे, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ए बी, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का सेपरेशन पहले लेंस से है 30 सेंटीमीटर पे। और क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। और क्या करनी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या करनी है बेटा, इमेज की पोजीशन निकालनी है। बेटा बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर समझ में आ गया तो।
और समझ में नहीं आया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, समझिए। सबसे पहली बात, लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव है तो नेगेटिव। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। 3 लेंसेज हैं, अलग अलग ले लें। इस फोकल लेंथ को f1 ले लें प्लस 10 सेंटीमीटर, इस फोकल लेंथ को f2 ले लें और माइनस 10 सेंटीमीटर लें। माइनस 10 क्यों? क्योंकि कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव। और इसको f3 ले लें, दैट इज प्लस 30 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या करेंगे, पहले लेंस की जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे की जो इमेज होगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो फाइनल इमेज आएगी वो आपकी एग्जैक्ट है। दोबारा सुन लो, पहले का ऑब्जेक्ट ये है, पहले की जो इमेज आएगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की जो इमेज आएगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, सो ऑन। तो हम 3 बार करेंगे। तो मैं सबसे पहले पहले लेंस को डील करता हूं। तो देखना, फॉर फर्स्ट लेंस मैं पहले लेंस के लिए डील कर रहा हूं। पहले लेंस के लिए U1 दैट इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि लेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। फिर पहले लेंस की फोकल लेंथ आई f1 दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दिया, 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। लेंस फॉर्मूला है, वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप की तो क्या आया, 1/v1 माइनस माइनस 1/30 दैट इज प्लस 1/10। और इस तरह से 1/v1 किसके बराबर आ गया, 1/10 माइनस 1/30। सोल्व किया तो सोल्व करके आपकी v1 की वैल्यू आई, देखना 1/v1 इज इक्वल टू 33 माइनस 1 दैट इज 2/30 एंड दैट इज इक्वल टू 1/15। और इस तरह से v1 आ गया बेटा प्लस 15 सेंटीमीटर। और अब मेन स्टेप है बेटा, यस समझिए, v1 से और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैं दूसरे लेंस के लिए बात करूंगा, फॉर सेकंड लेंस। और बेटा यहां से जो U2 आएगा ना, यही एक स्टेप है बस जो आपने ध्यान रखना है। और देखिए इस स्टेप के लिए कंडीशन क्या होगी, इस स्टेप के लिए कंडीशन समझिए। आप क्या कह रहे हो कि v1 प्लस 15 का मतलब क्या है, इस लेंस से इधर और कितना इधर, 15 सेंटीमीटर इधर। तो देखिए प्लस 15 का मतलब है इधर 15 सेंटीमीटर पे आया है भाई, माइनस होता तो इस तरफ 15 सेंटीमीटर होता, प्लस आया है, जैसे देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30 क्योंकि इधर था, साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। अब अगर v1 -15 आता तो वेल अंडरस्टूड होता कि इमेज इधर बनी है 15 सेंटीमीटर पे, लेकिन हमारा v1 आया है +15, तो मतलब इस लेंस से इधर इमेज बनी है और कितनी इधर बनी है, 15 सेंटीमीटर बनी है। तो इस लेंस से 15 है, 5 इसका गैप है इन दोनों लेंस का, तो वो इस लेंस से कितनी दूर बची, 10 सेंटीमीटर बची। और बेटा 10 सेंटीमीटर इस तरफ बची, तो इसलिए क्या लिया जाएगा, दैट इज +10 सेंटीमीटर। दोबारा समझो, v1 की वैल्यू +15 सेंटीमीटर, मतलब इस लेंस से पीछे, कितना पीछे, 15 सेंटीमीटर पीछे, तो इसका गैप 5, तो इससे कितनी बची, वो 10, और इस तरफ बची, इसलिए क्या आया, +10। क्लियर। और एक चीज क्लियर करिए, अगर ये -15 होता तो U2 क्या आता, यस, अगर ये -15 होता तो इधर इससे 15, 5 इसका गैप, तो इस लेंस से कितना हो जाता, 5 और 15 20, तो 20 हो जाता, और इस तरफ होता तो इसलिए क्या लिखते हम, -20 लिखते। क्लियर। अब देखिए f2 ऑलरेडी क्या आया, -10 सेंटीमीटर, दोबारा लगा दो फॉर्मूला, 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2। वैल्यू पुटअप कर दो, 1/v2 माइनस u2 प्लस का ही है तो 1/10 माइनस 1/10, यही होएगा ना। देखना सिचुएशन यही हुई ना, दैट इज इक्वल टू का साइन है ये, इक्वल टू, और देखना क्या आएगा,
1/v2 इज इक्वल टू -1/10 और +1/10। और देखिए यहाँ से क्या आ गया, 1/v2 आया 0, और इसका मतलब v2 क्या हो गया बेटा, v2 हो गया इनफाइनाइट। v2 क्या हो गया, इनफाइनाइट। और अब देखो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता v2 प्लस इनफाइनाइट है या v2 माइनस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में चाहे 10 सेंटीमीटर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए फॉर थर्ड लेंस, अगर मैं थर्ड लेंस के लिए बात करूंगा तो मेरा जो U3 होगा वो U3 क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि उसमें 10 सेंटीमीटर, या तो जैसे यहाँ पे देखो +15 था, ये 5 था इसलिए अपना आया +10। अगर -15 होता तो 15 + 5 और कितना आ जाता, -20 आ जाता। लेकिन इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरह से आपका U3 क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। और बेटा आपका F3 क्या रहेगा, F3 रहेगा +30 सेंटीमीटर। थर्ड लेंस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v3 -1/u3 इज इक्वल टू 1/f3। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/v3 -1/∞ दैट इज इक्वल टू 1/30। बेटा 1/∞ 0 आ जाएगा, और इस तरह से 1/v3 क्या आ गया, 1/30 आ गया। और इस तरह से v3 क्या आ गया बेटा, v3 आ गया आपका +30 सेंटीमीटर। और ये क्या आई, दैट इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्लियर। और कहाँ पे आई ये पोजीशन ऑफ द इमेज, इस लेंस से इस तरफ, और कहाँ, 30 सेंटीमीटर पे। तो बेटा इस तरह से जरूरी नहीं है 3 लेंस का कॉम्बिनेशन आए, 2 लेंस का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, 3 लेंस का भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ यहाँ पे एक ट्रिक और है। ट्रिक क्या, मेथड समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 लेंस नहीं है 2 ही हैं, तो आपका आंसर यहाँ तक हो जाता। क्लियर। एक स्टेप और, अगर मैं कहता लेंस नहीं है, लेंस की जगह मिरर है, पहला लेंस है बट सेकंड वन इज द मिरर, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो हमने दूसरे केस में आपका मिरर लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, अगर मिरर होता तो हम सिंपल यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा देते 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। जस्ट एक प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस था भाई, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे लेंस था। अगर मान लीजिए दूसरा मिरर होता तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लग जाता और प्लस आ जाता। बस एक स्टेप ध्यान रखना, v1 से u2 कैसे, v2 से u3 कैसे। क्लियर। ये आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। v1 + 15 आया मतलब इधर 15 सेंटीमीटर, इस लेंस से इस तरफ है 15 सेंटीमीटर पे, 5 इसका गैप है, तो इससे कितना बचा, 10 ही तो बचा बेटा, और पीछे की तरफ बचा इसलिए +10। अगर v1 -15 होता तो इधर 15, इससे इधर 15, तो इससे कितना हुआ, 5 और 15 20, और इस तरफ हो गया इसलिए क्या होता, -20। तो मैं ये मान लूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कैरिड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा तो कैरिड आउट हो जाएगा, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, 2 का हो, 3 का हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर हो, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। वो कहता है यस, बात करते हैं किसी लिक्विड की। मान लीजिए कोई वाटर टैंक है या आपका बीकर है और उसमें कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई लिक्विड फील्ड है, और इसके बॉटम पे कोई फिश है या लाइट बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं 3 चीजें बताओ। 3 चीजें क्या क्या, पहले एक बार समझिए। जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पास होगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा,
सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बाकी हर एक लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, बाहर जाती जाएगी, बाहर जाती जाएगी। और बेटा एक एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल। एक एंगल क्या आएगा आपका? एक एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल। उस एंगल पे रे का रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 से, मतलब वो लाइट बाहर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इसके बाहर अब जो भी लाइट आएगी उसका TIR हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इस बल्ब से सिर्फ इस पोर्शन के अंदर अंदर लाइट बाहर निकल सकती है। ऐसे ही ये लाइट इधर भी जा सकती है, इससे अंदर अंदर की लाइट जाएगी, इससे बाहर तो क्या हो जाएगा? उसका TIR हो जाएगा। ये एंगल C है तो ये एंगल भी क्या रहेगा? C। ये एंगल भी क्या रहेगा? C। क्लियर? अब मेरी बात समझिए, अगर मैं यहां पे ये कह दूं, अगर मैं यहां पे कह दूं कि इस पोर्शन से लाइट बाहर गई, ये अपने आप में 2D डायग्राम है। अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो ये एक सर्कुलर पोर्शन होगा जिसमें से लाइट बाहर जा रही होगी। ये एक क्या होगा? सर्कुलर पोर्शन होगा जिसमें से लाइट बाहर जा रही होगी। और इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस मान लीजिए R। इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस क्या मान लीजिए? रेडियस मान लीजिए R। क्लियर? और अब देखिए, मान लीजिए सोर्स कितनी गहराई में है? D डेप्थ गहराई में है, या उसको मान लीजिए H डेप्थ में है। और पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा h² + r²। क्लियर? अब मैं 3 चीज़ें कहता हूँ। मान लीजिए लिक्विड था, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। ये आपका लिक्विड था, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू था। एक बार रिपीट करता हूं, समझिए। मैंने कहा वाटर टैंक था, उसके बॉटम में कोई लाइट बल्ब लगा हुआ था। मैंने कहा बताओ कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी। कैलकुलेट द एरिया थ्रू विच लाइट इज एग्जिट आउट फ्रॉम द वाटर। तो बहुत ध्यान से समझिए, आप सिंपल ये कहोगे कि मान लो वाटर टैंक में पानी कितनी गहराई में फिल्ड है? H तक। बेटा लाइट जो सीधी जाएगी नॉर्मली रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा कहाँ तक? क्रिटिकल एंगल तक लाइट बाहर आएगी। क्रिटिकल एंगल के अंदर अंदर लाइट बाहर आएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे तो 90 और उसके बाहर सबका क्या होगा? TIR होगा। तो ये सिनेरियो आ गया यहाँ तक। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, आपने ये पढ़ा है म्यू किसके बराबर होता है? म्यू बराबर होता है 1/sin C। C क्या है? क्रिटिकल एंगल। और अगर वो कंप्लीट कोन एंगल की बात करें तो कोन एंगल भी निकल जाएगा। और अब यहां पे देख लो, एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये H, ये R, और ये क्या आ गया? h² + r²। अगर मैं इसको ट्राइंगल मानूं, ये क्या है आपका? बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा आपका दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा? साइन C। साइन C की वैल्यू आ जाएगी, आप चाहो तो इसको कंपेयर कर दो, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब समझिए, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि 1/μ = sin C। इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ये आगे। ठीक है? अब दूसरा समझिए, ये आ गई इक्वेशन 1। और वैसे आपका साइन C क्या होगा? साइन C आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, R/√h² + r²। ठीक है? दोनों को कंपेयर कर दें तो देखना क्या आएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखना क्या आ जाएगा। 1/μ = sin C = R/√h²
एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आर तो उस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस है जिसमें से लाइट बाहर आएगी, एच क्या है, लाइट बल्ब की डेप्थ है, और सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो यहां से अगर वो एरिया पूछ ले तो आर अगर हमारे पास कैलकुलेट हो गया तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। मान लीजिए हम कहते हैं पहला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कोन, determine the angle of cone within which the entire outside view will be confined for a fish under the water, क्लियर। मान लीजिए एक मछली जो है वो पानी के अंदर है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो वो कहता है कौन एंगल बता दीजिए जिसमें से मछली क्या होगा, बाहर देख पाएगी। ठीक है, फिर कौन एंगल पूछ लिया, और इसी में मान लो फर्दर कह देता एंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन and area of circular portion through which fish can observe outside, तीन चीजें पूछ ली मान लो उसने, कौन एंगल बता दो, रेडियस बता दो, और क्या बता दीजिए आप सिंपल बता दीजिए एरिया। तो बेटा सेम डायग्राम आएगा। मान लीजिए फिश है, यहाँ पे फिश कहाँ तक देख पाएगी, क्रिटिकल एंगल के अंदर देख पाएगी। तो आप देखिए, आप सबसे पहले क्या कहोगे, डायग्राम सेम बनेगा और क्या लिख दोगे, वी नो दैट साइन सी इज इक्वल टू 1/μ और c इज इक्वल टू 1/4/3, और इस तरह से c किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 3/4। और ये अपने आप में क्या है, दिस इज द कोन एंगल। ये क्या है आपका साइन इनवर्स आ गया c, और हैंस कोन एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, क्योंकि टोटल कोन एंगल तो ये आएगा ना, सी ए और सी ए, तो टोटल कोन एंगल क्या हो गया 2c, और किसके बराबर आ गया 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/4। चाहो तो वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपका कोन एंगल ट्वाइस ऑफ द क्रिटिकल एंगल आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन। बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन क्या आएगा,
रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन बताने के लिए उसने आपको देना था कि मान लीजिए फिश कितने नीचे है, 1 मीटर नीचे है या जो भी है। मान लीजिए हम कहते हैं लेट फिश इज 1 मीटर बिलो द वाटर। वैन मान लीजिए वैन फिश इज 1 मीटर बिलो द वाटर, बिलो द वाटर सरफेस। मान लीजिए फिश क्या है, वाटर सरफेस से 1 मीटर नीचे है। तो अब कंडीशन क्या आएगी, अब हम ये वाला रिलेशन यूज कर लें, 1/μ इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट h² प्लस r²। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, वैल्यू रख दो। देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू क्या दी है 4/3, h की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, आएगी r की वैल्यू। और फिर लास्ट वन आएगा बेटा एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, लास्ट वन आ जाएगा दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन क्या आएगा, सर्कुलर पोर्शन है बेटा ये, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन क्या आएगा, दैट इज πr²। ठीक है, यहां पे r की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, बस टॉपिक बेसिकली समझ में आ जाना चाहिए, ये एक पॉइंट है। इस पे कई बार इस टाइप का पोर्शन भी फिश के ऊपर भी आ जाता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि मान लीजिए वाटर टैंक के नीचे एक बल्ब है, कितने पोर्शन से लाइट बाहर आएगी। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखें, ये अपने आप में न्यूमेरिकल है TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इस न्यूमेरिकल को हम समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपका किस पे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है। अब चलो एक क्वेश्चन और कैरिड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं एक प्रिज्म है। देखो पहले तो ये जो TIR वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से नोट कर लेंगे किस तरह से कैरिड आउट हुआ है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्या है, एक राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म है। क्वेश्चन है देयर इज ए राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म। ठीक है, उसके ऊपर 3 कलर की रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मान लीजिए एक राइट एंगल्ड है और आइसोसेलिस है। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं देयर इज ए राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म। देयर इज ए राइट एंगल्ड आइसोसेलिस, भाई राइट एंगल्ड है और कैसा हो गया, आइसोसेलिस है, आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म। ठीक है, आइसोसेलिस हो गया तो दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45। इस पे 3 रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या है, 3 रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती हैं। पहली जो रे ऑफ लाइट है वो मान लीजिए रेड है, दूसरी है ग्रीन और तीसरी मान लीजिए है ब्लू। क्लियर। अब बेटा तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, रेड के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.42 और बेटा आपका ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। तीनों रे दे दी।
अब कहता है ड्रा द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या करना है, आपने क्या करना है, रे का पाथ ड्रा करना है, ट्रैक द पाथ। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्लेन विद रीजन विच रे ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फेस ए बी। मान लीजिए आप कहते हैं ये है ए बी सी। एक्सप्लेन विद रीजन which ray of light will be transmitted through the face AC of the prism। AC प्रिज्म मतलब AC जो सरफेस है प्रिज्म का, इसमें से कौन सी रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगी और क्यों, मतलब आपने रीजन भी बताना है और आपने क्या देनी है, एक्सप्लेनेशन भी देनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए बहुत ध्यान से। बेटा सबसे सिंपल सी बात है, आप पहली बात तो तीनों की तीनों रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मली जाएंगी। तीनों की तीनों रे ऑफ लाइट क्या होंगी, बिल्कुल नॉर्मली जाएंगी। क्यों जाएंगी नॉर्मली? क्योंकि देखो जो नॉर्मल इंसिडेंस हुई हैं उनका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये एंगल 90, ये 45, तो यहाँ पे तीनों के तीनों रे का मैं नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ। तीनों रे के लिए नॉर्मल ड्रा करता हूँ और तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। तीनों के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री है। तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45। और अगर मैं 45 डिग्री एंगल को क्रिटिकल एंगल मानते हुए और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लूं तो आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, या फिर दूसरा तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं। हर एक का क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। तो देखिए आप क्या बताओगे, सॉल्यूशन है, वी नो दैट साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। भाई आप कह सकते हैं कि म्यू किसके बराबर होता है, 1/sin c के इक्वल होता है। क्लियर? तो देखिए लेट c इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/sin 45। म्यू आया, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और कितना आ गया 1.414। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो देखो क्या बताओगे, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल एंगल से। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होगा और कितना रहेगा, लेस देन 45 डिग्री रहेगा। किसके केस में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.41 से ज़्यादा है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1.414 है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा रहेगा, मोर देन 45 डिग्री रहेगा। तो अब देखिए हम बात करते हैं रेड कलर की लाइट के लिए। रेड कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से कम है तो रेड कलर की लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से ज़्यादा रहेगी। मतलब इसका मतलब 45 जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, और क्रिटिकल एंगल से कम है
तो इसका मतलब इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो देखना डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखना क्या आएगा, नाउ फॉर रेड लाइट refractive index is 1.39 which is less than 1.414, hence क्रिटिकल, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा, more than 45 degree, therefore red light is transmitted, red light is transmitted। और जबकि देखो दोनों के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम रहेगा, और ये 45 है तो 45 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ गया, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ गया तो दोनों का क्या आ जाएगा बेटा, दोनों का हो जाएगा TIR, ग्रीन का भी और ब्लू का भी। तो देखो क्या बताओगे, नाउ फॉर ग्रीन एंड ब्लू लाइट refractive index is 1.42 and 1.47 which are greater than 1.414, hence critical angle will be less than 45 डिग्री, और जबकि दोनों के लिए 45 है और दोनों के लिए 45 है तो क्या होगा, देयरफॉर फॉर ग्रीन एंड ब्लू लाइट TIR टेक्स प्लेस, TIR टेक्स प्लेस। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, कैरिड आउट करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।